सुप्रभात। आज हम शुरू करते हैं दो ऐसे व्यवस्था को जो सामान्यतः कर वसूली के लिए लगाए गए थे। पहला है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और दूसरा बताएंगे हम रैयत गाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले बताते हैं आपको अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। तो यह 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसे लागू करने की इस व्यवस्था को लागू करने के बाद उन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा गया। उन्हें पहले चार्ल्स कॉर्नवालिस के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1790 में सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन बढ़ते समय के साथ इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हमें अब इसे अस्थायी कर देने की जरूरत है। तो इन्होंने इसे 1793 में अस्थायी कर दिया, यानी परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लाने की। सबसे पहले है कि 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद बंगाल में स्थिर व्यवस्था की जरूरत पड़ी। कौन सी व्यवस्था? स्थिर बंदोबस्त व्यवस्था की, यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। क्योंकि 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार किसको प्राप्त हो गया था? ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, तो उन्हें लगा कि अब हमको जब ये क्षेत्र मिल ही गया है तो यहाँ पे हम कर वसूलने के लिए क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था ला दें जिससे हमें हमेशा लाभ हो और बार बार टैक्स के झंझट से हम मुक्त हो जाएं। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि कृषि उत्पादन में गिरावट हुआ। अकाल पड़ा था 1770 में। कब अकाल पड़ा था? 1770 में। तो उस समय क्या हो गया था कि कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई थी, अकाल भी पड़ गया था और साथ में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। ठीक है, दो कारण। अब क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या है? जब व्यवस्था लागू हुई तो उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला था कि राजस्व का अस्थायी निर्धारण हो गया। जो राजस्व था, जो कर लिया जाता था, उसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। इसमें क्या हुआ? ये किस किस प्रांतों में लागू हुआ? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में यह लागू किया गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि इसकी दूसरी विशेषता यह है कि जमींदारों को भूस्वामी का दर्जा दे दिया गया। जो जमींदार थे उन्हें ही भूमि का मालिक बना दिया गया। उससे पहले वो जमींदार क्या किया करते थे? सिर्फ कर वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देते थे, लेकिन अब वो भूमि के मालिक बन गए। ठीक है, मतलब कंप्लीट उनके पास मालिकाना अधिकार आ गया जमींदारों के पास। अब अगला क्या है कि किसानों की स्थिति कैसी रही उस समय जब व्यवस्था लागू हुआ? तो किसानों की स्थिति कैसी हुई? तो क्या था कि रैयत का अधिकार अस्थायी नहीं रहा, वो जमींदारों के पास गए, तो किसानों की स्थिति भी वो दयनीय हो गई थी, यानी किसानों की स्थिति कमजोर हो गई। उनका क्या किया जाने लगा? अब जमींदार शोषण किया जाने लगा। जो जमींदार थे उनके ऊपर तो क्या था? ऊपर से प्रेशर था कि हमको आप किसी भी कंडीशन में टैक्स दोगे, हमको मतलब नहीं आप कहाँ से दे रहे हैं, आप पॉकेट मार के ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, हमको बस कर चाहिए। कौन बोलता था? जमींदार। ब्रिटिश सरकार को वो जमींदार को बोल दिया कि तुम्हारा ये प्रांत रहा, अब हमको वहां से क्या चाहिए? कर चाहिए। अब तुम किसान से ला रहे हो, अपने घर से दे रहे हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर तुम कर नहीं देते हो, अगला क्या है कि जमींदारों की संपत्ति नीलाम। अगर एक भी किस्त तुम नहीं दिया, भाई तुम्हारे ऊपर बांधे हुए हैं, अगर तुम एक भी किस्त नहीं दिया तो तुम्हारी जो संपत्ति है उसको नीलाम कर दी जाएगी। अभी से जमींदारों में खलबली मच गई। अब आप ही के ऊपर कुछ काम दे दिया जाए, मान लीजिए प्रिया जी को वर्क दे दिया जाए कि आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो संपत्ति है वो बेच दी जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में प्रिया सोचेगी ना कि मेरा संपत्ति बचाना है, तो हमको क्या करना होगा? इस काम को कंप्लीट करना ही होगा। अब जो टैक्स जमींदार लेता था किससे? किसान से। जो किसान से जो जमींदार टैक्स लेता था, उस टैक्स का कितना 89% कहाँ लेता था? कंपनी को, और 11% खुद रखता था। खुद 11% रखता और ये 89% किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को, कंपनी को। अच्छा, टैक्स निर्धारण का आधार क्या था? कैसे वो लोग टैक्स को निर्धारित करता था? तो उसका आधार था कि 10 वर्षों का कलेक्शन, पिछले 10 वर्ष में कितना कर लिया गया था। ठीक है, और साथ में जो उत्पादकता है ना, उत्पादकता के आधार पर भी हाँ कितना उपज हो सकता है, ये मतलब एक अनुमान लगा करके वो लोग कर का निर्धारण करता था। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बहुत सारा होता है, प्रशासनिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है। तो प्रशासनिक उद्देश्य ये था कि राजस्व का जो स्रोत है वो हमारा स्थिर हो जाए, हमको बार बार कर लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बार बार लोगों को टैक्स निर्धारण करना कि अभी तुम 15% दोगे, बाद में फिर 20%, 30%, इस तरह से, तो बार बार कर देने की जरूरत नहीं ना पड़े।
मतलब बार बार कर निर्धारित करने की जरूरत ना पड़े। पहला एक लाभ हुआ उन लोग को, मतलब पहला प्रशासनिक उद्देश्य था। दूसरा क्या था कि कंपनी को निरंतर आय मिलती रहे, कंपनी का जो आय है वो निरंतर प्राप्त होता रहे। ठीक है, अब बार बार अगर टैक्स ही लगाते जाएगा तो उसमें भी तो खर्च, बार बार अगर टैक्स के लिए ही लोगों को अपॉइंट करते जाएगा तो उसमें भी खर्चा है। ठीक, तो ये क्या था, एक बार स्थिर कर दिया, उसमें फिर बार बार कर लगाने की जरूरत ना पड़े, एक बार जो स्थिर हो गया सो हो गया। ठीक है, अब क्या था, राजनीतिक क्या था, जमींदार, इन लोग का राजनीतिक उद्देश्य ना सबसे मजबूत था। कहे तो जो जमींदार हो वो क्या हो, हमारे प्रति वफादार हो, ये कंपनी चाहती है, हमारे प्रति ईमानदार हो, वफादार, मतलब हमसे गद्दारी ना करे। मैं तो फिर लिखेंगे गद्दारी कर रहे, सुनना रहे, मतलब गद्दारी ना करे हमारे साथ। ठीक है, ये उद्देश्य था। अब ये सब तो हो गया, अब इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसका परिणाम क्या हुआ, तो आर्थिक परिणाम, जिसमें क्या हुआ, ये लोग लगा तो दिया था कर, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि उत्पादन और निवेश नहीं बढ़ा। मतलब जो अब आदमी को पता चले कि हम अभी अगर 10 क्विंटल भी उपजाएंगे जाएंगे तब भी, 15 क्विंटल भी उपजाए तब भी, 20 क्विंटल कितना भी उपजाए हमको कर इतना देना ही है। ठीक है, हमारा उपज ना भी हो तो आप काहे ज्यादा निवेश करोगे। अगर आपको पता चल जाए कि हम अभी 20,000 रुपया सामने वाले को देंगे, चाहे 50,000 देंगे, वो हमको लौटाएगा 10,000, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा क्या ना देंगे। उसी तरह किसान थे, निवेश नहीं करना चाहते थे, किसमें, खेती, अपनी खेती में। ठीक है, दूसरी कि जमींदारों को तो लाभ हो गया, जो जमींदार थे उनको हमेशा के लिए लाभ हो गया। कैसे मिल रहा, प्रांतीय दे दिया गया, ये प्रांत आपके नाम 10 साल के नहीं, उसको अस्थायी होना पड़ा ना, 10 साल के लिए दिया गया था 1790 में, 93 में अस्थायी, तो जमींदारों को तो अस्थायी लाभ मिला, लेकिन बचे कौन, किसान गए बोझ में। अब उनके ऊपर एकदम बोझ डाल के जमींदार कर देना रहे, और महाराज आज 1 तारीख है, आज तुमको टैक्स देना है, मीन्स देना, अगर नहीं दिए तो फिर तुमको हम बताएंगे। अरे ये एक्सप्रेशन इसलिए बोलो, प्रेशर दे रहा था। ठीक है, तो लोग दबाव बढ़ा देता, हाँ वो लोग प्रेशर देता कि किसान को तो बोझ पड़ता। सुनना है, अब हम लोग को सुगर का प्रेशर क्या हुआ, ऐसे प्रिया जी आप अब अगर किस संपत्ति नीलाम कर दी गई तो इसका परिणाम क्या निकला, तो जो कि जमींदार को उनको तो अस्थायी लाभ मिल गया अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण, लेकिन फंसे कौन, किसान, किसानों पे पड़ा बोझ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और नियम था जमींदारों के लिए कि सनसेट लॉ जिसको बोलते हैं, सूर्यास्त कानून जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि जिस निर्धारित कर दी गई है, अगर मान लो 2 तारीख को निर्धारण कर दिया गया है, तो उसके सूर्यास्त तक अगर वो नहीं देते हैं कर, कौन, किसान नहीं देते हैं, कि जमींदार नहीं देगा कंपनी को। हाँ। अगर जमींदार कंपनी को कर नहीं देता है तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, 7 करोड़ जमींदार की ना, किसान की, जमींदार की। अच्छा, ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, जमींदारों के लिए प्रेशर वाला भी कानून था। ठीक है, अब क्या है, जमींदार की संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी, तो खरीदेगा कौन, जमींदार की संपत्ति नीलाम कर दी गई, खरीदेगा कौन, तो जो सट्टेबाज हुआ करते थे, सट्टेबाज व्यापारी वर्ग जो थे, वो उनकी संपत्ति लेके और जमीन के मालिक बन जाया करते थे। बस कोई बोलते ही रहे, सुना है, क्लियर। अब क्या है कि सब कुछ तो हुआ, इसका बुरा इफेक्ट भी ये पड़ा ना कि सिंचाई, बीज और तकनीक में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसान को पता ही था कि हम एक में पैसा खर्चा करे तब वो, नहीं करे तब वो, हमरा तो कोनो फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या कर दिया वो, किसी भी तरह का वो सुधार नहीं किया, कौन, किसान। ठीक है, अब इसका सामाजिक असर क्या पड़ा, इसका सामाजिक असर क्या पड़ा, तो सामाजिक असर था कि नया जमींदार वर्ग का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, नया जमींदार वर्ग का उदय हुआ, और किसानों को स्थिति थी वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई। नए जमींदार वर्ग तो आ गए, लेकिन जो किसानों की स्थिति थी वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई, एकदम खराब हो गई। प्रशासनिक प्रभाव क्या पड़ा, तो कंपनी को राजस्व से स्थिरता मिल गई, कंपनी को बार बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका जो कर था, उसका जो राजस्व था बिल्कुल स्थिर हो गया। ठीक है, और नुकसान कब हुआ, कंपनी को जब कृषि का संकट आया। हाँ देखो, 2 चीज होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेड में यह था कि कंपनी को स्थायी कर मिलने लगा, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि जब कृषि संकट आता, जब कृषि का संकट आता तो किसान कहाँ से देता, जब किसान नहीं
तो जमींदार को नहीं मिलता, और जब जमींदार वहां कर नहीं देता तो फिर कंपनी को भी नहीं फायदा होता था। ठीक है, अब क्या था कि मध्यस्थता की फर्क से प्रशासन जटिल और भ्रष्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो जमींदार था ना, वो मध्यस्थ नियुक्त कर दिया था, खुद बोला कि हमारा इतना बड़का प्रांत मिल गया, हम कहे जाएंगे वसूली करने, नियुक्त करो 3-4 लोगों को। तो पहला नियुक्त किया था पट्टेदार, ठीक है, दूसरा नियुक्त किया था मुकररीदार, और तीसरा क्या था तहसीलदार। अभी भी तहसील होते हैं, ठीक है, तो तहसीलदार, ये तीनों को नियुक्त किया था। तो जब इतना प्रोसेस से गुजरेगा तो वहां पे क्या हुआ, खर्च, प्रशासन जटिल और भ्रष्ट हो गया। जटिल मतलब कठिन भी हो गया, और भ्रष्ट कैसे हुआ, सब बोले हमको 10% घूस लेंगे, हमको भी इतना कर में इतना हिस्सा चाहिए, हम तुम्हारा फ्री में काम करेंगे का, हमको इतना दो, बुझा। हाँ, इसी वजह से क्या होता था, प्रशासन जो थी वो जटिल और भ्रष्ट हो गए। अब इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा, तो जो ग्रामीण लोग थे, जो कृषक वर्ग थे, उनके अंदर असंतोष बढ़ गया। वो संतुष्ट नहीं थे इस व्यवस्था से। सानिया जी कृपा करके नाम से तो ज्यादा बेहतर होगा अभी, ठीक है। ग्रामीण असंतोष बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ग्रामीण असंतोष बढ़ा तो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा कि आंदोलन बहुत सारा होने लगे, ठीक है, और नक्सलियों का प्रभाव भी बढ़ गया, ठीक है। अब इसकी आलोचना भी की जाती है, आलोचना के लायक भी था, ठीक है। तो आलोचना क्या की जाती है कि किसानों की सुरक्षा नहीं है, मतलब जो किसान है वो सुरक्षित नहीं है, जमींदार कैसे भी उन लोग को डरा धमका करके ले रहा है कर, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर था, ठीक है। दूसरा क्या था कि कृत्रिम जमींदार वर्ग का निर्माण हुआ था। ये तो जमींदार वर्ग थे, बिल्कुल नए नवेले थे, जो खुद को एकदम आई एम द बेस्ट समझते थे, अपने एकदम बेहतर समझते थे, किसी को हंटा था लोग नहीं। अगर अभी प्रिया को दे दिया जाए कि आप झारखंड को चलाइए, ये मानेगी हम लोग को, कौन है तुम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भूमि कर अत्यधिक थी, ये तो बताया आप लोग को, 89% कंपनी को जाता था, 11% जमींदारी रखता था, किसान घंटा हो जाता था, सुन रहे हैं, कुछ बचता नहीं तो क्या करता वो, तो भूमि कर बहुत ही अत्यधिक थी, ये आलोचना है। अब आगे कि अन्य क्षेत्र में भू सुधार बाधित हो गए। अब यहाँ पे तो ये अस्थायी बंदोबस्त लग गया, अब दूसरे क्षेत्र में तो भूमि सुधार के लिए कानून लाए जा रहे थे, वो सब बाधित हो गए, ठीक है। हाय भैया जोरिया, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, यानी निष्कर्ष। तो ये जो व्यवस्था थी ना, जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसको क्या थी कि ब्रिटिश आर्थिक हितों पर आधारित व्यवस्था थी, यानी ये कम्प्लीटली ब्रिटिशों के आर्थिक हित के लिए बनाई गई थी, ब्रिटिशों के इकोनॉमिक फायदे के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, जिसमें कि जमींदार वर्ग एकदम मजबूत था, बॉडी बिल्डर एकदम मस्त, ठीक है, और जो किसान वर्ग थे वो कमजोर थे। तो ये हमारा अस्थायी बंदोबस्त खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड दूसरे व्यवस्था को, जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये शुरू कब की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो, जिनको थॉमस मुनरो के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा मद्रास में लागू की गई। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये क्या थी कि 1817 में, 1792 में तो थॉमस मुनरो ये इसको लागू कर दिया। अब 1817 में यही व्यवस्था जो थी वो आधिकारिक रूप से लागू हुई, मतलब ऑफिशियल पेन पेपर पे लागू कर दिए हम, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 1820 में, 1817 में तो क्या कर दिया गया, आधिकारिक रूप से लागू हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी में, लेकिन 1820 में बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये भी जानेंगे कि किस किस जगह पे लागू हुआ। तो लागू हुआ था ये मद्रास में, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। दूसरा बम्बई में, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक, पांचवा असम और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या क्या थी, तो पहला था कि भूमि का मालिक किसान। अभी हम लोग दोस्त पढ़े थे किसमें, अस्थायी बंदोबस्त में, तो उसमें भूमि का मालिक जमींदार हो गया था, ठीक है, जमींदार को भूस्वामी कह दिया गया। लेकिन यहाँ पे भूमि का मालिक कौन रहा, किसान। अब जो किसान थे उससे सीधे कर वसूली कौन करती थी, सरकार। यहाँ पे जमींदारों की भूमिका नहीं थी, हवा ने दे, ठीक है, मतलब जमींदारों को हटा दिया गया यहाँ से। अब तीसरा क्या, वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण हुआ करता था। यहाँ पे जो भूमि थी उसका सर्वेक्षण किया जाता था कि यहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, यहाँ पे नमी की अभी कमी है या फिर ज्यादा चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और भूमि का रिकॉर्ड रखा जाने लगा कब, 1792 के बाद से, ठीक है, जब से व्यवस्था लागू हुई। अब क्या था कि नगद में कर देना जरूरी था, मतलब जो टैक्स था वो कैश में,
अपना सपना मनी मनी, ठीक है। हाँ, हम तुमसे दाल चावल नहीं लेंगे, हमको तुमसे पैसा ही चाहिए, ठीक है ना। हम तुम्हारे अनाज से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब किसान जो थे, अब क्या भाई, इन लोग का जमीन, यहाँ पे भी इसकी भी बुराई है, ज्यादा अच्छा नहीं समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या था, किसानों के ऊपर कर का बोझ बढ़ा। अब कर्जा किससे लेने जाएगा, मालिक कर्जा दे दीजिए इतना, ताकि हमारा जमीन जो है ना उसमें कृषि करना है, ठीक है, खेती करना है, हमारा तो इतना कर्जा दे दीजिए। किसान के ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज में डूबा, ठीक है। अब कर की जो अवधि थी वो क्या थी, तो 20 से 30 साल के लिए दिया जाने लगा, 20 से 30 साल के लिए थी। वहां पे अस्थायी था, अस्थायी बंदोबस्त में कर की अवधि अस्थायी हो गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 से 30 साल के लिए, ठीक है। अब इसको क्यों लागू कर दिया गया, ये जो व्यवस्था थी इसको लागू क्यों किया गया, तो पहला है कि सरकार को राजस्व बढ़ाना था, जो सरकार थी उसको राजस्व बढ़ाना था, यानी उसको कर अधिक लेना था। दूसरा है जमींदारी व्यवस्था की असफलता, पहले भी वो लोग करके देख लिया था, इतना सारा अस्थायी बंदोबस्त था, तो जो जमींदार लोग थे वो सब कैपेबल नहीं हो पा रहे थे कर वसूल करके उसको देने गए, देखा कि असफल है तो हम काहे न सीधे सीधे रहतेवाड़ी व्यवस्था कर दे ताकि किसान हमको सीधे दे, ठीक है। अब अगला क्या था, किसका लाभ क्या हुआ, जो व्यवस्था है उसका लाभ क्या हुआ, तो पहले था कि किसानों को मालिकाना हक मिल गया, जो किसान थे वो खुद ही भूमि के मालिक हो गए। ये पहली बार भारतीय किसान मालिक बना इस व्यवस्था में, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था ये पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो भारतीय किसान थे वो अपने जमीन के मालिक खुद बने। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही निगलाई हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्या है कि राज्य सीधे किसान से कर वसूलता था, दूसरा ये भी प्रॉफिट था कि जो राज्य है वो सीधे किसान से कर वसूल रहा है, बीच में चुगलखोरों की कोनो भूमिका ही नहीं है, बिचौलियों की, चुगलखोरों की, बोले तो घूसखोरों की कोई भूमिका नहीं थी। अब तीसरा क्या था कि जमींदारों का रोल नहीं था, इसी रिलेटेड है ना, जमींदारों का इसमें कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। अब इससे हानि क्या क्या हुआ, लाभ और हानि दोनों होता है, इससे हानि क्या क्या हुआ, तो जो कर था वो बहुत ही अधिक हो गया था, टैक्स हाई था बहुत ज्यादा, इवन की बहुत जगह पे तो 50% तक टैक्स ही देना पड़ता था लोगों को, जितना चाहे उसका 50% कर ही में चला गया, ठीक है, क्लियर है। अब किसान क्या थे कि वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, किसान जो थे वो कर्ज में, वो लोग को टैक्स देना भी जरूरी था, नहीं देता तो हो सकता था वो छीन लिया जाए उनसे अधिकार, ठीक है। तो वो क्या करने लगा, मालिक हमारा कर दे, थोड़ा सा हमको कर्ज दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो किसान एकदम कर्ज में डूबने लगा, ठीक है। अब दूसरा नकद कर की मजबूरी थी, अब ये भी था ना कि वो लोग अपने उपज का हिस्सा देता, वो लोग को नगद कैश देना था, तो कैश देने के लिए साहूकार से कर्ज लेता था, कौन लोग, किसान लोग, ठीक है। अब तीसरा क्या था कि अकाल में भी कर देना पड़ता था, तुम्हारा अकाल पड़े चाहे नष्ट हो जाए भ्रष्ट हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, अकाल में भी कर देना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि भूख, पहला बात तो कि उन लोग का खेती हुआ नहीं, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और आप ऊपर से कर भी मांग रहे हो, तो क्या करता है, भूख भी हुआ। अब पलायन, बहुत लोग किसान यहाँ से वहां जाने लगे, बहुत किसान इधर से उधर पलायन करने लगे, जाने लगे। अब क्या हुआ, फिर तीसरा कर्ज भी, उन लोग के ऊपर कर्ज ओवरलोड हो गया बोले तो। अब अगला क्या है कि राजस्व अधिकारी का भ्रष्टाचार, अब वो भी था ना, तो सीधे कंपनी ना, तो वो अपने लिए राजस्व अधिकारी नियुक्त की थी, वो भी भ्रष्टाचार करता था, ठीक है, उसका भ्रष्टाचार। इससे क्या था कि किसान परेशान रहते थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें बदलाव हुई, ठीक है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें बदलाव हुई, साहूकार वर्ग का उभार हुआ, मतलब एक कर्ज देने वाला वर्ग बन गया तथास्तु, ठीक है, मतलब कर देने के लिए साहूकार वर्ग, ठीक है। अब क्या था कि किसानों में असंतोष बढ़ा, एक तो खेती नहीं होता था, ऊपर से उन लोग को कर भी देना है, कैश देना है तो नगद देना है, ठीक है ना, कर्ज तो नगद देना है, इसीलिए ये लोग जो किसान थे उनके ऊपर प्रेशर बना, ठीक है। अब आगे की जो व्यवस्था मंगलवाड़ी, इसके लिए हमारे सानिया जी, रुकिए जरा, सबर कीजिए। एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। आप सब अभी तक रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था तो पढ़ लिया होगा, अब आ रही है महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ने की। मार्कर, सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया जाता है
कब लागू किया जाता है? 1793 में। लाया तो 1790 में, लाया तो 1790 में आता है, लेकिन लागू किया जाता है 1793 में। उसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में लागू किया जाता है। उसके बाद आता है 1817 में लागू किया था। प्रस्ताव आता है 1792 में, लेकिन ये बनता है 1817 और 1820 में। तो उसी तरह से महलवाड़ी व्यवस्था भी है, इसी को लाया गया था 1822 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1833 में। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था का लाने का जरूरत क्यों पड़ा। इसके पीछे भी पहले दो व्यवस्था आ चुका था। तो महलवाड़ी व्यवस्था का लाने का रीजन क्या था, लाया गया, उसमें क्या क्या हुआ, किसानों के साथ शोषण किया गया, उसका परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में, 18वीं से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया, या यूं बोलिए कि प्रस्ताव आया इसको लागू करने के लिए। फिर बंगाल में, जैसे कि आपको पता है, हम परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया था। उसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बंगाल में, मुंबई में, मद्रास और बंबई में लागू किया गया। उत्तर भारत मतलब कि हमारा भारत जो अभी का है, उत्तर भारत में ये लागू तब तक नहीं हुआ था। तब तक दो जगह ही लागू हुआ था। कहाँ? मद्रास, मुंबई और बंगाल में। उसके बाद मद्रास में नहीं थी व्यवस्था, मद्रास और बम्बई में दो ही जगह लागू की गई। तो वही तो बोले, मद्रास और मुंबई, या हम उसको मुंबई अभी फिलहाल का बोल रहे हैं। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी था और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था। सानिया जी ये बताना चाहते हैं। हाँ, ये तीन जगह दो व्यवस्था लागू हो चुका था। हाँ। उसके जो बाकी एरिया था उसमें इस व्यवस्था जो को, बिहार, झारखंड, नॉर्थ, हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र, हम ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, आप सभी समझ नॉर्थ इंडिया मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र। हाँ, ठीक है। तो उत्तर भारत में इसको लागू करने का प्रस्ताव आता है। कहाँ आता है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का? उत्तर भारत में, क्योंकि पहले से भी दो जगह और सेटलमेंट, या फिर यूं बोलिए कि और जगह सिस्टम लागू हो चुका था। 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इसको प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन इसके वास्तविक रूप से जिसको बोलते हैं जनक, या फिर यूं बोलिए कि जिसने लागू किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ट मैकेंजी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको जाना गया। 1822 में लाया गया। ठीक है, अगर पूर्णतः लागू किया जाए, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1792 में प्रस्ताव आया, लेकिन 1817 और 1820 गया। इसमें देख सकते हैं कि 1790 में आया और 1790 में आया और 1793 में लागू किया गया। उसी प्रकार से 1822 में इस प्रस्ताव को लाया गया और 1833 में लागू किया गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में कि इसका लागू किए उसमें कौन थे? हाँ, लागू किए उसमें थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ। ठीक है, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। हम लोग जानेंगे एक सिंपल क्वेश्चन कि महाल का क्या अर्थ होता है। ये महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें नाम क्यों पड़ा इसका? ठीक है, तो महल का अर्थ होता है गांव या पूरे गांव की जमीन। ठीक है, महल का अर्थ होता है क्या? एक गांव या पूरे गांव की या जमीन, या यूं बोले कि 2-3 गांवों को या 5 गांव को मिला के एक समूह बनाया जाए। जैसे कि आजकल चलता है ना समूह का खाता, जिसमें बहुत सारी महिला लोग मिलकर एक समूह चलाती है। उसी प्रकार से 3-4-5 गांव को मिलाकर एक गांव का समूह बनाया जाए। वही भी महलवाड़ी व्यवस्था विलेज कम्युनिटी, हाँ, लागू किया गया। ठीक है, तो आइए हम आप सभी को ये बताते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था। अब तक आपको ये बता रहे थे कि कैसे कैसे लागू किया गया, कौन कौन इसके जनक रहे और पहले क्या क्या हुआ। ठीक है, तो महल का अर्थ होता है गांव या गांव का समूह। उसको हम कहेंगे कि उस व्यवस्था को कैसे लागू किया गया। ठीक है, तो महल का मतलब आप सभी को बता दिए हम गांव। तो जैसे और सभी व्यवस्था में आप सभी ने पढ़ा होगा, स्थानीय बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट में जो स्वामित्व होता था, या यूं बोलिए कि जो कर लेने का प्रणाली था वो डायरेक्ट किसान से लिया जाता था। जमींदार,
ओ सॉरी, स्थाई में एक रोल था, बिचौलिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसमें जमींदार थे, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते थे। जैसे कि हम अगर किसान हैं तो हम डायरेक्ट ब्रिटिश को टैक्स नहीं देते थे। बीच में एक बिचौलिया थे जिसको हम लोग जमींदार बोलते थे। जमींदार मेरे से टैक्स लेता और फिर टैक्स जाके देता किसको? ब्रिटिश सरकार को। उसी प्रकार से इसमें रैयतवाड़ी में डायरेक्ट, हाँ रैयतवाड़ी में डायरेक्ट था कि हम किसान हैं तो हम किसान डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें ये था कि महलवाड़ी व्यवस्था में एक ग्राम समुदाय, विलेज कम्युनिटी बनाया गया था, जिसमें जैसे आज हम लोग जिसको मुखिया बोलते हैं, उसी समय उसको बोला जाता था ग्राम समुदाय। महालवाड़ बोला जाता था। हाँ वाड़ बोला जाता था। जो हेड होता था उसको महालवाड़, और जो समुदाय था वो समुदाय कम्युनिटी तो 4-5 गांव। आज का जो मुखिया था उसी को ना बोलते हैं सर, महालवाड़। हाँ, उस समय में उसको महालवाड़ बोला जाता था। अगर आप सभी को महालवाड़ समझ में ना आ रहा हो तो आप आज का वर्तमान गांव का मुखिया को उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये प्रणाली अपनाया गया कि हम डायरेक्ट कट टू कट किसान से खेती, मतलब कि जो खेती किसान करेगा कट टू कट हम नहीं लेंगे, हम बीच में एक बिचौलिया बनाएंगे जिसको महालवाड़ बोला गया। उस किसान उससे कर लेता था और उस कर को ब्रिटिश सरकार को देता था। और इसमें था किसान देता था डायरेक्ट महालवाड़ को। और इसमें ये था, जैसे हर जगह आप देखे होंगे कि जो बिचौलिया होते थे उनके पास कुछ ना कुछ 10% या 5% वो खुद रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें डायरेक्ट जो महालवाड़ को जो मिला कर, वो डायरेक्ट टोटल हिसाब वो किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। तो राजस्व निर्धारित समूह के आधार पर देखिए इसमें लिखा हुआ जैसे कि भूमि संरक्षण, पर शुरुआत में जो किसान से खेती का जो पैसा लिया जाता था वो 50% लिया जाता था, लेकिन बाद में उसको 60% कर दिया गया। और ये जो 50% लिया जाता था वो निर्धारित किया गया किस चीज को देखते हुए? जमीन का उपज, किसान कितना खेती कर रहे हैं, ये वो जमीन कितना इस लायक है कि वो कितना खेती उपजाऊ दे रहा है, मतलब उसके लिए तो लैंड सर्वे करवाया गया होगा। हाँ, लैंड सर्वे करवाया गया। उसी में ये बात पता चला ना कि कितने किसान खेती कर रहे हैं, कितने किसान के पास कितना जमीन है और कितना जमीन जो है उपजाऊ, उस जमीन पे हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से टैक्स को निर्धारित किया जाता था। और इसमें डायरेक्ट ये भी था कि हम, जैसे कि बहुत जगह आप सुने होंगे कि होता है कि कर के बदले हम अनाज लिए, मतलब कि पैसा ना दिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट कैश था। आपको इसमें डायरेक्ट आपको कैश देना था। और इसमें ये भी था, अगर आप कैश नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाए, ठीक है। तो जब कैश लेने का बात आया, अगर किसान का खेती नहीं हो रहा है, उन जमीन को उपजाऊ नहीं है, वो खेती नहीं कर पाए, तो पैसा कहाँ से लाएगा? इसमें बीच में आते थे साहूकार लोगों ने किसान का खूब शोषण किया इस महलवाड़ी व्यवस्था में, क्योंकि जब किसान के पास खेती करने का जमीन नहीं होता था या उनका जमीन उपजाऊ नहीं होता था, तो वो कर लेने के लिए साहूकार से पैसा लेते थे। और साहूकार जब वो पैसा नहीं लौटा पाते थे तो उनके ऊपर बहुत शोषण किया जाता था। और इसमें ये देख सकते हैं कि इसका दोष क्या क्या रहा, मतलब कि महलवाड़ी व्यवस्था का टैक्स कितना था? टैक्स 50%, फिर बाद में उसको 60% कर दिया गया। तो इसमें तो ये भी होता होगा ना कि अगर बाई दफे मान लीजिए किसान नहीं दे पाया, हाँ, तो उसका पनिशमेंट तो पूरे महल को देना पड़ेगा। हाँ, वो था कि अगर सपोज मानिए ना, अगर हम किसान खेती कर रहे हैं, अगर हम कर को नहीं दे पाए ना, तो इसके लिए पूरे वहां पे सभी को लगे खराब और पनिशमेंट सबको होगा, ज्वाइंट दिया जाता था। जैसे आज भी जो समूह चलता है ना, अगर एक महिला अगर पैसा नहीं ना लाई तो उस दिन किसी का भी पैसा लिया नहीं जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी था, ठीक है। और हम लोग उद्देश्य जानते थे कि महलवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? राजस्व की स्थिर और नियम प्रतीक सुनिश्चित करना। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उद्देश्य था कि किसानों से कर ले और कर को सुनिश्चित करना, मतलब कि रेगुलर टैक्स मिले, रेगुलर टैक्स मिले, ठीक है। उसके बाद था कि स्थानीय लोकल लैंड सिस्टम, मतलब कि लोकल लैंड सिस्टम बनाया गया कि जो वहां का जो लोकल जो जमीन है उस पे वो खेती करे और उसी से वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। हाँ, अधिक कर वसूली, मतलब कि अधिक से अधिक कर वसूल कर सके हम लोग, किससे? किसान से, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था का दोष, अब हम लोग जानेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था का दोष क्या हुआ।
सबसे पहले जब महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया था तब किसानों को ये बोला गया कि आपके हित के लिए लाया जा रहा है, मतलब उनको ये भरोसा दिलाया गया कि आपके अच्छाई या आपके फ्यूचर में जो कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए महलवाड़ी व्यवस्था लाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे ये उद्देश्य ये था कि वो किसान से अत्यधिक कर वसूली कर सके और उनके ऊपर अपना एक हक भी जमा सके। ठीक है, तो उसमें ये है सबसे पहले कि कर अत्यधिक लिया गया, सबसे कर जितना ज्यादा हो सके उतना लिया जाता था। नगद भुगतान की वाहन, आपको जैसे मैंने बताया कि नगद में तभी कैश पैसे लिया जाता था इसमें। और समुदाय जमीन का जिम्मेदारी, मतलब कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, समुदाय के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि टैक्स कलेक्शन को लेना है, हाँ, टैक्स लेना है। ठीक है, ग्रामीण श्रेणियों बड़ी, इसका मतलब होता है ऋणग्रस्त, ग्रामीण में लोन। हाँ, लोन मतलब साहूकार इसमें आया कि साहूकार लोग जमींदार को या फिर यूं बोले किसान को पैसा दिया करते थे। ठीक है, भूमि पर नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों का था। जो आपको पता है ना, बिचौलिया कौन बने? महलवाड़। लेकिन महलवाड़ सिर्फ एक नाम के लिए था, सिर्फ वो एक टैक्स लेने के लिए था। लेकिन जो जैसे राजा बोलते हैं ना कि हम राजा हैं, हम मेरा नियंत्रण सारा उसी पे है, लेकिन हम सिर्फ एक बना दिए हैं कुछ एक लैंड कंट्रोल अंग्रेजों के पास था। जो लैंड का जो नियंत्रण था सारा अंग्रेज ही करते थे, लेकिन सिर्फ एक बिचौलिया के रूप में महलवाड़ी को बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका परिणाम क्या निकला। किसानों में असंतोष बढ़ा, गांव की अधिक स्थिति कमजोर हो गई, गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि टैक्स फिक्स कर दिया गया, वो खेती करे चाहे नहीं करे उनको उतना देना नहीं है। और उनको फिर साहूकारों से कर भी लेना पड़ रहा, मतलब कर नहीं बोल सकते उसको, लोन बोल सकते हैं हम लोग। लोन लेना पड़ता और देना पड़ता था किसको? पैसा अंग्रेजों को। ठीक है, हाँ, अंग्रेजों को। वही कई क्षेत्रों में विरोध की स्थिति बनी, कई सारे क्षेत्रों में विरोध होने लगा, विद्रोह होने लगा। ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली जटिल हो गई। हाँ, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका कंक्लूजन, मतलब कि परिणाम, निष्कर्ष, सॉरी परिणाम नहीं बोलेंगे इसको, निष्कर्ष बोलेंगे। निष्कर्ष ये देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसमें राजस्व वसूली में जिम्मेदारी का गांव महल पर होती थी। आप सभी को मैंने ये पहले ही बताया कि महलवाड़ी में जो कर लेने का सिस्टम था या प्रणाली था वो डायरेक्ट महल के ऊपर ही डिपेंड होता था। ठीक है, इसे शुरुआत में किसानों के हित में दिखाया गया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्टार्टिंग किया गया था, ये बोला इसलिए गया, मतलब कि इसको स्टार्टिंग किया गया, ये बोल के किया गया कि किसानों के हित में किया जा रहा है, परंतु व्यवहार में यह अत्यधिक कर, भ्रष्टाचार और ग्रामीण गरीबों के कारण बनी। लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार बन गया और गरीबी बढ़ने लगी, फिर ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो आज हम समझेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था और इसे कानूनी रूप से 1817 में लागू किया गया। 1820 में इसे मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया, जिसमें से कि मद्रास, मुंबई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, दक्षिण बिहार, भारत के भी कुछ भाग थे। अब हम जानेंगे इसके विशेषता। तो इसका जो पहला विशेषता ये था कि इसमें भूमि का मालिक सीधे सीधे किसान होता था, इसमें जमींदार का कोई भी रोल नहीं था। और दूसरा, सीधे कर वसूली ब्रिटिश सरकार को जाता था, जो कि ये किसान थे वो सीधे कर ब्रिटिश सरकार को देते थे। तीसरा था वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण, इसमें साइंटिफिक रूप से भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। चौथा है नगद में कर देना जरूरी, मतलब कि जो कर है उसको नगद के रूप में देना है, उसकी जगह कोई सामान या फिर कुछ भी नहीं देना है। अगला है कर की अवधि, जो कर की अवधि थी वो 20 से 30 साल के लिए दिया जाता था। इसे इसलिए लागू किया गया था क्योंकि सरकार का राजस्व बढ़ाना था, मतलब कि सरकार को कर अपने तरीके से ज्यादा वसूलना था, इसलिए। इसका कुछ लाभ भी था, जैसे कि किसान को मालिकाना हक दिया जाता था और ऐसा भारत में पहली बार हुआ था कि किसान को उसकी जमीन का मालिक बनाया जाता था।
और आइए। इसमें ये भी था कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। इसमें ये भी था कि जमींदार का कोई इसमें रोल नहीं था, क्योंकि जो जमींदार होते थे वो ज्यादा घूसखोर होते थे, इसलिए भी उनका ये नहीं था, तो इसलिए इसको लाभ में लिया जाएगा। इसका हानि ये था कि जो कर था वो बहुत ज्यादा अधिक वसूला जाता था किसानों से, और कई जगह पे। और अगला है कि जब अगर अकाल पड़ जाता था उसमें भी किसान को कर देना पड़ता था, वो जहां से भी थे लेकिन उसे देना पड़ता था। अगला है कि राजस्व अधिकारी का भ्रष्टाचार, मतलब कि जो घूसखोर अधिकारी थे उनका नहीं, जो टैक्स कलेक्टर थे, हाँ टैक्स कलेक्टर थे, वो ज्यादा ही घूस लेते थे। राजस्व अधिकारी में यह था ना कि जो किसान कर देते थे ना, वो मतलब उन लोग को मतलब देना था 20%, तो उन लोग जो वो थे अधिकारी लोग, वो 15% किसान को देते, मतलब राजू को देते, सरकार को 5% अपने पास रख लेते थे। इसमें ये था किसान परेशान रहते थे इससे। अब आते हैं इसका प्रभाव में यह है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ। जैसे जो भी किसान लोग थे ना, वो इससे परेशान हुए क्योंकि वहाँ पे चेंजेस आने लगा, और वो भी मतलब वो क्या बोलते थे, खेती करने के लिए कर लेते थे। दूसरा है साहूकारों वर्ग का उभार। तो यहाँ पे साहूकार लोग ने यहाँ पे अत्यधिक शोषण करने लगा किसानों का, किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। किसान क्योंकि वो कर नहीं दे पाते थे, उन लोग में खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी बचता ही नहीं था।